हेलो बच्चे, वेलकम टू दिस समाधान सीरीज। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है नीट ई सरल के चैनल पे। तो बच्चे, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज वर्क डन क्या होता है और डिफरेंट फोर्सेज का वर्क डन कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में इवन आने वाले कई सारे चैप्टर में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो बच्चे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आज वर्क डन को एकदम बिल्कुल कर लो, दुनिया मुट्ठी में, एकदम मुट्ठी में कर ले। हर एक फोर्स का वर्क डन निकालना, कैलकुलेट करना सीख जाएं आप। तो बच्चे, वर्क होता क्या है? काम। लिखना, पढ़ना, सोना, क्या ये काम है? नहीं। आपके मुताबिक हो सकता है ये काम हो, हमारे मुताबिक हो सकता है ये काम हो, बट फिजिक्स इसे एक काम के रूप में डिफाइन नहीं करता है। फिजिक्स का कहना है कि वर्क इज सेड टू बी डन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है एंड दैट फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। देन वर्क इज सेड टू बी डन बाय दैट फोर्स। अदरवाइज बच्चे, सोना, खाना, पढ़ना, ये दिस इज ऑल दीज आर नॉट टाइप ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। हम दीवार पे मुक्का मार रहे हैं, एकदम सुबह से धक्का दिए जा रहे हैं, दीवार डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, मेरा वर्क डन जीरो है, मुझे उस चीज़ के लिए कोई वेजेज नहीं मिलेगा। तो लेट्स डिफाइन वर्क डन मैथमेटिकली। मैथमेटिकली आप वर्क को कैसे डिफाइन करते हो? तो वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली बच्चे? वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इंटीग्रेशन। और अगर इसको मैं इंटीग्रल फॉर्मेट में नहीं लिखूं तो वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज द वर्क डन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड एस कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ बच्चे, अगर इंटीग्रल फॉर्मेट में लिखे तो हम ऐसे लिखेंगे। तो वेरिएबल अगर आएगा फोर्स की वैल्यू तो हम इंटीग्रेट करेंगे, सब चीज कांस्टेंट रहेगा तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन, कि फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो उसकी वजह से। चलिए, और सिंस दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, सो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर, और नहीं तो उसी को हम जूल के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट को हम अर्ज बोलते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला होमवर्क ये है कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ज, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ज, कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, अगर मीन्स मान लीजिए सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स का अगर मैं वर्क डन बोलूं तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, जो कि मॉड एस कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं करूँ तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर लूँ तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, एक्यूट है, तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट लेने से, थीटा अगर 90 डिग्री का हो गया तो डॉट प्रोडक्ट लेने से वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो cos ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज निगेटिव, तो वर्क डन की वैल्यू बेटा निगेटिव हो जाएगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के बीच का एंगल ये डिसाइड करता है कि वर्क डन पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। बच्चे, इससे आप ये जज कर सकते हो। एंड देन कमिंग टू वन ऑफ द फेमस फोर्स दैट इज वर्क डन बाय mg। तो जैसा कि आप देखे होंगे, ये मास यहाँ पे है, ये मास को मैं लुढ़काने लगा, देखो ओहो लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। अगर ये h हाइट से लुढ़क करके वापस नीचे अगर आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा बताइए? तो बच्चे, इस पे ग्रेविटी mg नीचे लग रहा होगा, और जब ये यहां से यहां आया होगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h हुआ होगा,
और mg और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगा प्लस mg इंटू एच, क्योंकि mg इंटू एच कॉस जीरो विल बिकम 1। अब बच्चे अगर मैं बात करूं आगे की कहानी की, अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मीन्स मान लीजिए कोई बोले मुझे कि मास मेरा यहां है और यहां से लुढ़कता 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 फाइनली यहां चला गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? इनिशियली यहां, फाइनली वहां चला गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी। भाई साहब ग्रेविटी नीचे लग रहा है mg, और ये यहां से जब यहां गया तो कितना डिस्प्लेस किया, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कितना किया? तो ये आप देख सकते हो h1 माइनस h2 से वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गया। तो बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया कितना? mg इंटू h1 माइनस h2 के बराबर, एंड दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। ठीक है बच्चे। उसी तरीके से अगर मान लो मुझसे कोई पूछे कि m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको h हाइट ऊपर लेकर के चला गया, कोई इसको h हाइट ऊपर लेकर के चला गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? तो बच्चे mg इस पे नीचे लग रहा होगा, और मैं अगर h हाइट ऊपर डिस्प्लेस अगर कोई करता है इसको, तो mg का वर्क डन कितना होगा, ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? तो mg इंटू एच cos 180 डिग्री आएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर इज मेकिंग 180 डिग्री विथ ईच अदर। cos 180 इज -1, सो दिस विल बी माइनस mgh। तो आप याद रखें ऐसे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव आ जाएगा। चलिए, तो बच्चे अगर मीन्स मान लीजिए फोर्स अगर कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स हो गया, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसा कि पिछले सवाल में आपने देखा कि mg इज ए कांस्टेंट फोर्स, तो mg का वर्क डन जो था वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा था। तो बच्चे कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो तीनों केस में वर्क डन की वैल्यू सेम होगा। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, इसके बारे में आगे भी डिटेल में बात करेंगे। चलिए, नाउ कमिंग टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब अगर फोर्स इज वेरिएबल हो गया तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली वी हैव टू इंटीग्रेट इट। दिस इज द फोर्स वेक्टर, तीनों डायरेक्शन में लग रहा है, वेरिएबल फोर्स है, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बच्चे हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक जाने के लिए कैसे वर्क डन निकालेंगे? हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं इसको समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप के बराबर है। एंड बच्चे अगर बोल दिया कि पॉइंट P से या पॉइंट A से 0,1,2 से मुझे B पे जाना है, 1,2,3 पे जाना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? फोर्सेज आर वेरिएबल, सो यू हैव टू इंटीग्रेट इट। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल f डॉट ds। तो बच्चे फोर्स वेक्टर इज ट्वाइस एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, एंड ds वेक्टर विल बिकम इक्वल टू dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप हो जाएगा। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यू विल गेट ट्वाइस एक्स dx प्लस ट्वाइस y dy प्लस ट्वाइस z dz। एंड बच्चे इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो 0 से 1 तक, इसमें लिमिट पुट करेंगे 1 से 2 तक, इसमें लिमिट पुट करेंगे 2 से 3 तक, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1, कैलकुलेशन के बाद 1 आएगा, y स्क्वायर बाय 2, 2 2 कट गया, 4 माइनस 1 इज 3, प्लस ये z स्क्वायर बाय 2, 2 2 कट जाएगा, 9 माइनस 4 दैट विल बिकम इक्वल टू 5। तो बच्चे ये 9 जूल के बराबर आ गया।
तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। चलिए, वेरी गुड। नाउ वर्क एज ए एरिया अंडर द कर्व। अब जैसा कि मैं जानता हूं कि वर्क डन इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स होता है, तो बच्चे आप ये भी जानते हो कि इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के बराबर होगा। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन का मीनिंग ही यही होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो बच्चे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एरिया का, अगर मैं कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकाल दूं, यहां से यहां तक एरिया निकाल दूं, तो दैट विल गिव अस वर्क डन बाय दिस फोर्स टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, पक्का समझे? तो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। अब यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द पॉजिटिव एरिया, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। हियर द एरिया इज नेगेटिव, सो हियर द वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चे आप लोगों ने सीखा कि आखिर हम कैसे वर्क डन निकालते हैं किसी केस में। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे, mg का वर्क डन कैसे निकालेंगे, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब इसकी वैल्यू 0 होगी, आपने सीखा। फिर आपने ये सीखा कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, और आपने ये भी सीखा कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। ठीक है बेटा। एंड आपने फिर लास्ट में ये भी सीखा कि आखिर हाउ इट रिलेट्स विद द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, वो उसका एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क डन। इसके इस चैप्टर में और भी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आते रहेंगे, हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। नीट के प्यार को फॉलो करें, ई सरल समाधान सीरीज को फॉलो करें, नीट के प्रिपरेशन को ये आपका बूस्टअप करेगा। बाकी सब्जेक्ट में भी आप इसका फॉलो कर सकते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी रेगुलर वीडियोस डलाते हैं। तो बच्चे आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच कर दो शेयर, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहुंच जाए। ठीक है, मचाते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।